स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर 5 स्टडी कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने आपको जो है बताया कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशंस क्या हैं और इनहेरिटेंस क्या है। वेरिएशंस के टाइप्स बताया आपको, जेनेटिक्स की ब्रांचेज आपको जो है हमने डिस्कस किया था कि उसकी टोटल 3 ब्रांचेज होती हैं। आज हम लोग जो हैं उन टोटल 3 ब्रांचेज में जो सबसे पुरानी ब्रांच है या ओल्डेस्ट ब्रांच है, जिसको हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहते हैं। उसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमने डिस्कस किया था और उस पर हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था। मुझे जो है पूरा विश्वास है कि आपने जो है वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। I am very sure that you are following the instructions and you are watching the video very carefully। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप जब देखेंगे और जो है रेगुलर आप पढ़ाई टॉपिक जो है, क्योंकि सीरियल वाइज आपको हर चीज़ बताई जा रही है, तो हर टॉपिक को आप बहुत केयरफुली देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आज हम लोग इस बात पर जो है डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, कहने का मतलब किस मटेरियल पर या किस जो है इंडिविजुअल पर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो आपको यहाँ पर बता दें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो गार्डन पी प्लांट था, जिसको हम पायसम सैटिवम कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम आप देखें तो नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट दिस प्लांट। और भी प्लांट्स या और एनिमल्स को वो चूज कर सकते थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इसके डीप में जाएं, तो अगर मान लीजिए वो ह्यूमन पर स्टडी करते तो ह्यूमन की जो अगली जनरेशन है उसको जो है आने में कम से कम 20-25 साल लग जाते। तो मेंडल ने आपने जो है पढ़ा है कि मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स केवल 7 वर्षों में, मतलब 1856 से लेकर 1863 के बीच में ही कर लिए थे और उसको 1865 में उसके रिजल्ट्स भी पब्लिश करवा दिए थे। ये अलग बात है कि ये जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए उस समय साइंटिस्ट द्वारा। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जो उन्होंने मैथमेटिकल डेटा दिए थे इसके लिए, या जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, वो लोगों के समझ में पूरी तरह से आए नहीं। जीन्स और क्रोमोसोम्स की उस समय डिस्कवरी नहीं जो है हुई थी, इसलिए भी जो है लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई। तो अब जो है मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? इसीलिए सेलेक्ट किया कि जैसा कि अभी ह्यूमन का आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि बहुत टाइम टेकिंग होता और उनको जो है पूरा जीवन लग जाता प्रैक्टिकल करने में, हो सकता है रिजल्ट देने में वो कामयाब भी ना होते। तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को एज ए सैंपल जो है सेलेक्ट किया। किस लिए? फॉर फॉलोइंग रीजन्स। पहला ये रीजन है कि पी प्लांट जो है इजली अवेलेबल है, इजली आर रेडली अवेलेबल एट लार्ज स्केल, मतलब अच्छी मात्रा में ये हमेशा मिल जाता है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होते हैं और इसमें क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी दोनों देखने को मिलती है। व्हाट? क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में, जिसमें आपने क्लिस्टोगैमी का मतलब वो होता है जिसमें फ्लावर जो है ओपन नहीं होता है, फ्लावर्स आर इन द बड कंडीशन। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि इट विल एनहेंस द सेल्फ पॉलिनेशन। एंड कैस्मोगैमी में क्या होता है? फ्लावर्स हमेशा ओपन रहते हैं, मतलब उसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं एक्सपोज्ड रहते हैं, तो उसका जो है फ्लोरल पार्ट्स का एक्सपोजर जो है एनहेंस करता है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो कहने का मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों मिल जाता है। तो इसलिए जो है
पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया। तीसरी चीज़ ये है कि मतलब फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि इजली अवेलेबल है पी प्लांट, हमेशा जो है मिल जाता है, लार्ज स्केल पर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमेशा मिल रहा है। क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी दोनों देखने को मिल रही है, मतलब ओपन एंड क्लोज फ्लावर दोनों हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसलिए सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। एनुअल प्लांट है, कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है, मीन्स 1 ईयर में ही इसका जो लाइफ साइकिल है पूरा हो जाता है। एनुअल प्लांट भी शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब इसकी लाइफ साइकिल छोटा है। तो कहने का मतलब एक ही सीजन में एक जनरेशन इसकी आराम से मिल सकती है। तो इसलिए सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में ही बहुत सारी जनरेशंस की स्टडी इसकी की जा सकती है। अच्छा, पी प्लांट को इजली जो है रेज किया जा सकता है, कैन बी रेज्ड इजली, कैन बी मेंटेन्ड इजली एंड कैन बी हैंडल्ड इजली। मतलब इसको इसकी रेजिंग इजी है, कैन बी रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड, और इसकी हैंडलिंग भी बहुत आसान है। अच्छा, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें उन्होंने ये देखा कि द पी प्लांट हैज़ मेनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो है देयर आर मेनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। व्हाट आर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स? कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को ही हम एलील्स कहते हैं, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में उन्होंने देखा कि एक पी प्लांट ही ऐसा है जिसमें 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स दिख जाते हैं। 7 पेयर्स मीन्स 14 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। हाउ मेनी करेक्टर्स, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर सीन इन वन प्लांट? 14 कह सकते हैं आप, या 7 पेयर्स कह सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन ए पी प्लांट, दैट मीन्स 14 क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर सीन इन ए पी प्लांट एंड 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो सीन इन ए पी प्लांट। फिर इसके बाद उन्होंने, तो कहने का मतलब प्रोवाइड मेनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो मेनी में हमने आपको बता दिया कि ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स शो कर रहा है। तो वो 7 पेयर्स की अभी आपको मैं एक लिस्ट बना करके शो कर दूंगा कि वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो 7 पेयर्स में दिख रहे हैं या एलील्स के रूप में दिख रहे हैं, किसमें? पी प्लांट में। मेंडल ने इसके अलावा क्या किया कि जैसे नेचुरल तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो ही रहा है पी प्लांट में, उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्रॉसिंग बाय हिमसेल्फ, क्रॉसिंग बाय वन सेल्फ इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स ले करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जा करके उसकी डस्टिंग किया, और उसके बाद देखा कि किस तरह के प्लांट्स जो हैं अचीव हो रहे हैं, किस तरह की ऑफ स्प्रिंग्स मिल रही हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रांसफरिंग ऑफ या मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसमें उन्होंने क्या किया बेटा कि एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन। उन्होंने किया इमास्कुलेशन। व्हाट इज इमास्कुलेशन? ई का मतलब यहाँ पर होता है एलिमिनेट, और मास्कुलेशन का मतलब हुआ कि इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी जो एंथर है, उसको रिमूव कर दिया। एंथर को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन किया मतलब एंथर को हटा दिया।
तो एंथर को क्यों हटा दिया? जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, मतलब उसका उस एंथर से पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पर ना जा सके। और उसके बाद उस फ्लावर को क्या किया उन्होंने? बैगिंग कर दिया। बैगिंग मीन्स उसको पॉलीथीन वगैरह से ढक के बांध दिया। और उसके बाद दूसरे मतलब फ्लावर से, वांटेड फ्लावर से, मतलब जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन, जिस फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन वो चाहते थे, उस पे ला करके उस बैग को हटा करके फिर डस्टिंग किया स्टिग्मा पर। डस्टिंग करने के बाद फिर उसको रीबैगिंग कर दिया, मतलब फिर से उसको ढक दिया बाई पॉलीथीन। दिस इज नोन एज रीबैगिंग। और उसके बाद उन्होंने उसका रिजल्ट देखा कि इसमें किस तरह के सीड्स बन रहे हैं, और फिर उन सीड्स को ज़मीन में बो करके देखा गया कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर नाउ अवेलेबल। और तब उन्होंने अपने जो है रिजल्ट्स दिए, और वो किस तरह के प्लांट्स अचीव किए, किस तरह का क्रॉस करवाए, हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखते रहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स टेकन बाय मेंडल। मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए? अब ध्यान दीजिए कि मैंने बताया आपको कि 7 पेयर्स में उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। तो जैसे मान लीजिए पी प्लांट है, दिस इज द पी प्लांट, और इसमें जो है फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स अभी मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप के, मतलब उन्होंने देखा कि एक तो जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स थे, दूसरे कैस्मोगैमस फ्लावर्स थे। एक फ्लावर जो के फ्लोरल पार्ट्स जो है खुलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, एक जिनको जो हमेशा खुले रहते हैं, तो उससे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों देखने को मिलता है। तो पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया, ये कैरेक्टर्स का जो है लिस्ट है, जिसमें उन्होंने स्टेम हाइट लिया या हाइट ऑफ स्टेम। तो इसमें उन्होंने 2 तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, टाल एंड ड्वार्फ। टाल को उन्होंने बताया डोमिनेंट और ड्वार्फ को उन्होंने बताया रिसेसिव। व्हाट इज टाल एंड व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव? तो पहले इसको आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए टाल प्लांट है एक, और एक जो है ड्वार्फ प्लांट है। तो ये मान लीजिए मेल प्लांट है एंड दिस इज फीमेल प्लांट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स को इसके स्टिग्मा पर डस्ट करना है। तो उसमें इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन आई, व्हाट इज F1 जनरेशन? F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन। 1 का मतलब यहाँ हुआ फर्स्ट, और F का मतलब हुआ फीलियल एंड जनरेशन। तो जो संतानों की पहली जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, फीलियल मीन्स संतान। तो संतानों की जो पहली पीढ़ी है उसमें उन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स बेयर टाल, सारे प्लांट्स कैसे मिले? टाल। जबकि जो है टाल और ड्वार्फ दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, यानी ड्वार्फ कैरेक्टर जो है दिखाई वहाँ नहीं दिया। तो जो कैरेक्टर दिख नहीं रहा है पहली जनरेशन में, ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गई। ये कैसी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन टाल और ड्वार्फ प्लांट की है। इनके दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया, यानी इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर डस्ट किया या उसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर डस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टाल। तो सभी टाल दिखे। तो कहने का मतलब टाल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और रिसेसिव हो गया ड्वार्फ। तो जब कभी भी टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस होगा तो हमेशा टाल प्लांट्स ही पहली जनरेशन में मिलेंगे, यानी जितने सीड्स मिलेंगे वहाँ पर सबको शो करने पर हमेशा टाल प्लांट्स ही उससे उगते हैं। ये अलग बात है कि उसमें जीन्स की मिक्सिंग हो जाएगी, यानी जैसे मान लो इसका हम कैपिटल टीटी जीनोटाइप लेते हैं और इसका जीनोटाइप हम स्मॉल टीटी लेते हैं, तो जो इस जीन की स्ट्रक्चर होगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। तो कैपिटल टी जो है इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, मीन्स द टालनेस इज डोमिनेटिंग द ड्वार्फनेस। और ऐसे प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं?
hybrid plant. Hybrid is that type of plant in which two types of characters are there are two types of characters, but one character is being seen and another is hidden. वहाँ पे दूसरा जो है छुपा हुआ है, because it is not dominating over the first character. मतलब टालनेस पर जो है डॉर्फनेस डोमिनेट नहीं हो रही, तो जो डोमिनेट नहीं होती है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हाइट ऑफ स्टेम लिया, हाइट जो है टाल भी जो है हाइट ही है, ड्वार्फ भी हाइट ही है। अब जो छोटा प्लांट है वो ड्वार्फ है, जो बड़ा प्लांट है वो टाल है, ठीक। इसके बाद उन्होंने कलर ऑफ फ्लावर लिया, तो कलर में उन्होंने वायलेट और वाइट लिया। तो वायलेट और वाइट के बीच में जब कभी भी क्रॉस कराया जाएगा तो वायलेट ही डोमिनेंट होगा, और वो मैंने आपको उसी तरह से बता दिया जैसे उसको बताया, इसी तरह आप सबको समझ लीजिएगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन उन्होंने बताया कि कुछ फ्लावर जो हैं टर्मिनल होते हैं और कुछ फ्लावर जो हैं एक्सियल होते हैं। एक्सियल फ्लावर किसको कहते हैं? जो जैसे ब्रांचेज और लीफ या लीव्स के बीच से, लीफ और ब्रांच के बीच से निकले तो उसको एक्सियल, मतलब एक्सिस से निकले तो उसे एक्सियल कहते हैं। जो सबसे ऊपर होता है प्लांट उसे टर्मिनल कहते हैं। तो जब इनके बीच में क्रॉस कभी होगा तो एक्सियल जो है वो डोमिनेंट होगा और टर्मिनल जो है क्या होगा? रिसेसिव होगा। इसके बाद पॉड शेप उन्होंने लिया, मतलब उसकी फली का जो है आकार कैसा है। तो कुछ फलियां आपने मटर में देखा होगा कि फुल होती हैं, मतलब लंबी और मोटी होती हैं, और कुछ बहुत छोटी और एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं। तो दो तरह की फली लिया, फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड का जब कभी भी क्रॉस होगा ऐसे प्लांट के फ्लावर्स में तो फुल ही डोमिनेंट होगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव होगा। इसी तरीके से पॉड कलर उन्होंने लिया, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन जो है फुल का जो है होता है तो ग्रीन डोमिनेंट होगा। इसी तरह सीड शेप जो है राउंड और रिंकल्ड। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो हैं पी सीड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गोल और बड़े होते हैं, दे आर राउंड एंड वेरी बिग इन साइज, एंड देयर आर सम सीड्स विच आर वेरी स्मॉल एंड रिंकल्ड, दैट मीन्स दे हैव नो रेगुलर शेप। वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होते, थोड़ा सा बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उसको हम रिंकल्ड कहते हैं। तो रिंकल्ड और राउंड सीड के बीच में जब क्रॉस होगा तो राउंड जो है डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड रिसेसिव होगा। दैट उसका मतलब आपको मैंने समझा दिया। येलो और ग्रीन जो है सीड का कलर है। येलो जो है मतलब जो राउंड सीड होता है उसका कलर येलो होता है, और जो रिंकल्ड सीड होता है मतलब जो रेगुलर शेप का नहीं है, थोड़ा सा रफ है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कितने उन्होंने कैरेक्टर्स लिए और उसमें कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। तो इन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर को ही हम लोग एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स। तो यहाँ दो चीज़ें समझने, एक एलील्स आप जान गए क्या है, आप एक जान गए कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर जानना है फिनोटाइप और जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? देखिए, फिनोटाइप का मतलब होता है कोई भी डिटेक्टेबल करेक्टर, एनी डिटेक्टेबल करेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप, या जो कोई ऐसा करेक्टर जो आपको दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब उसका शेप कैसा है। जैसे लंबा प्लांट, सारे प्लांट्स टाल दिख रहे हैं, तो जो दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप। और उसका जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब उसकी जो जीन्स की स्ट्रक्चर है, दैट इज जीनोटाइप। तो जैसे हमने टाल कहा, तो टालनेस क्या है? ये फिनोटाइप है, टाल दिख रहा है। जैसे कोई आदमी मोटा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, चौड़ा, गोरा, काला, प्लांट लंबा दिख रहा है, बौना दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। अच्छा, वो मतलब वो फिनोटाइप किस जीन्स की वजह से है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। तो ये जैसे टी हमने लिखा, कैपिटल टी टालनेस के लिए शो कर रहा है, स्मॉल टी उसकी ड्वार्फनेस को शो कर रहा है। तो दीज आर द जीनोटाइप्स, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज शोइंग द हाइब्रिड प्लांट ऑल्दो इट इज टाल प्लांट।
but it is hybrid because both the characters, both the traits are coming from both the parents. So this is a hybrid plant, but it will be seen as a tall plant. Okay, so all plants are tall, obtained tall in the F1 generation when crossed with tall and dwarf. Okay, अब इसी के आगे का जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.